मैं नरेश कुमार आप सभी का गुरुग्राम कॉलेज में स्वागत करता हूँ। हम कार्ल मार्क्स को पढ़ रहे थे। कार्ल मार्क्स के विचारों में हमने पहले सर्वप्रथम हमने पढ़ा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, फिर उसके बाद हमने पढ़े इतिहास की आर्थिक व्याख्या व भौतिक व्याख्या, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष, फिर उसके बाद हमने कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का अवलोकन किया। आज हम कार्ल मार्क्स के राज्य संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। कार्ल मार्क्स के राज्य संबंधी विचार क्या कहते हैं, राज्य के संबंध में कार्ल मार्क्स किस प्रकार के अपने विचारों का खंडन करते हैं, उस बारे में चर्चा करते हैं। मार्क्स ने इस समय राज्य के सिद्धांत पर अलग से तथा स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। मिलीबंद के अनुसार मार्क्स ने समय कभी राज्य का क्रमबद्ध और व्यापक सिद्धांत देने का प्रयास नहीं किया। चाउंग लिखते हैं, लेनिन के राज्य की क्रांति 1917 के प्रकाशित होने से पहले राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत न केवल अर्थशास्त्र में बल्कि राजनीति में, समाजशास्त्र में भी बिल्कुल उपेक्षित था। यह सच है कि मार्क्सवाद सिद्धांत का सामाजिक शास्त्र में साधारण शास्त्र उपेक्षिता रही है, किंतु आर्थिक विषयों पर मार्क्स की रचनाओं में राज्य का विवरण झटकता हुआ है। राज्य पर उनके विचार उनकी कुछ अन्य रचनाओं में भी देखने को मिलती है। राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग विभेद। मार्क्स राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मार्क्स की विचारधारा सामान्य मत के सर्वदा विपरीत है। प्लेटो, अरस्तु और अनेक विचारकों का मत है कि राज्य एक स्वाभाविक और नैतिक संस्था है जो मानव जीवन के साथ ही जुड़ी हुई है। लेकिन मार्क्स राज्य को एक वर्गीय संस्था मानता है। आदिम साम्यवादी व्यवस्था में समाज के सदस्यों के बीच हितों का कोई संघर्ष नहीं था, लेकिन दास युग में स्थिति बदल गई। युग में स्वामियों के हाथों में भूमि, संपत्ति और उत्पादन के समस्त साधन थे और ये दासों का शोषण करते थे। स्वामी वर्ग के सदस्यों की संख्या बहुत कम होती थी और बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए शक्ति का आश्रय लेना पड़ता था। इसके द्वारा सेना, पुलिस, न्यायालय और समाज, कारागार आदि की व्यवस्था बनाए रखने के लिए शक्ति का आश्रय लेना पड़ता था। इसके संस्थाओं पर उन लोगों का अधिकार था जो शासक वर्ग के समर्थक थे। यहीं से राज्य संस्था का जन्म हुआ। एंगल्स इस संबंध में लिखते हैं, राज्य शासन के रूप में सबसे शक्तिशाली उच्च आर्थिक वर्ग का राज्य था, जो राज्य के माध्यम के राजनीतिक रूप से भी उच्च वर्ग बन जाता है और इस प्रकार यह शोषित वर्ग के शोषण का नया हथियार है। पुराने राज्य गुलामों पर शासन करने के लिए गुलामों के मालिकों का राज्य था। सामंत राज्य किसान, भूमिहीन पर शासन करने के लिए कुलीन लोगों का राज्य था तथा आधुनिक प्रतिनिधित्व राज्य मजदूरों पर शासन करने के लिए पूंजीपतियों का शासन है। एंगल्स राज्य की उत्पत्ति वर्गों के साथ उत्पत्ति के साथ मानते हैं तथा राज्य के आर्थिक वर्ग के हाथों में
दूसरे आर्थिक वर्ग पर शोषण करने का हथियार मानते। मार्क्स लिखते हैं, राज्य संपत्तिशाली वर्ग का संगठन है जो संपत्ति वर्ग से उसकी सुरक्षा करता है। वे लिखते हैं, राज्य आदिकाल से अस्तित्व में नहीं था। ऐसे समाज भी रहे हैं जो इनके बिना थे। उनमें राजसत्ता की कोई धारणा नहीं थी। आर्थिक विकास की निश्चित दशा में जो समाज के वर्ग विभाजन द्वारा उत्पन्न झगड़ों के कारण पैदा हुई, राज्य की उत्पत्ति उसी प्रकार हुई जैसे झगड़ों की आवश्यकता थी। अब हम बात करते हैं राज्य में वर्ग शोषण का यंत्र। राज्य में वर्ग शोषण का यंत्र किस प्रकार कार्य करता है राज्य में यंत्र के रूप में, उस बारे में हम बात करते हैं। राज्य के उद्देश्य एवं स्वरूप के बारे में कहा जा सकता है कि राज्य के दार्शनिक विचारों से काफी भिन्न है। अपनी प्रारंभिक रचनाओं में उन्होंने हीगल के राज्य संबंधी विचारों की कटु आलोचना की है। हीगल ये मानते थे कि राज्य नैतिकता है तथा राज्य के सारे द्वंद्व खत्म कर देता है। मार्क्स इस विचारों की कटु आलोचना करते हुए कहता है कि राज्य व्यक्तिगत हितों के ऊपर रहकर सामान्य हित का प्रतिनिधित्व नहीं करता बल्कि निजी संपत्ति का सेवक है। मार्क्स ने यह भी माना है कि राजनीतिक मुक्ति मानव की मुक्ति नहीं है। राज्य स्वतंत्र हो सकता है बिना मनुष्य के स्वतंत्र हुए। इस प्रकार के उन्होंने अपनी प्रारंभिक रचनाओं में स्पष्ट किया है कि राज्य पूरे समाज का एक पहलू है। समाज के नीचे तथा राज्य निजी संपत्ति के हितों से जुड़ा हुआ है। मार्क्स ने राज्य के बारे में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कही है कि राज्य बिखरे हुए नागरिक समाज को संगठित नहीं करता है। यह एक राजनीतिक अंधविश्वास है कि राज्य सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करता है, जबकि वास्तविकता यह है कि सामाजिक जीवन राज्य को संगठित करता है। अतः इस विचार के अनुसार राज्य समाज के बाहर नहीं बल्कि समाज की ही उपज है। मार्क्स के अनुसार राज्य शासक वर्ग के हितों को सुरक्षित बनाए रखने के तथा अन्य वर्गों के शोषण करने का साधन या प्रण मात्र है। वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य पूंजीपतियों का संगठन है। इसका उद्देश्य मजदूर वर्ग का शोषण करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह अपनी संपत्ति और हितों की रक्षा की दृष्टि से कानून का निर्माण करता है। कानून भंग करने वालों को पकड़ने तथा दंड देने के लिए पुलिस तथा न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। एंगल्स के शब्दों में आधुनिक राज्य उसका स्वरूप कुछ भी हो सकता है। मूलतः एक पूंजीवादी मशीन के रूप में कार्य करता है। पूंजीवादी एक राज्य है। समस्त राष्ट्रीय पूंजी का आदर्श मूर्त रूप है। जितना ही अधिक यह उत्पादन शक्तियों को अपने हाथ में लेता है, उतना ही वह वास्तव में राष्ट्रीय पूंजीपति बनाता चला जाता है। उतने ही अधिक नागरिकों का वह शोषण करता है। साम्यवादी घोषणा पत्र में राज्य को पूंजीपतियों की कार्यकारिणी समिति कहा है। एंगल्स के शब्दों में राज्य एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के दमन के लिए एक यंत्र है और एंगल्स के अनुसार राज्य का जन्म इतिहास की प्रक्रिया में उस समय होता है जब समाज ऐसे दो
विरोधी गुटों में विभक्त हो जाता है, जिसके हित परस्पर विरोधी होते हैं और उनके हितों में कोई सामंजस्य स्थापित नहीं हो सकता। दूसरों शब्दों में राज्य वर्ग संघर्ष की उत्पत्ति है। यह आधारित आर्थिक ढांचे अर्थात उत्पादन के संबंधों पर उत्पादन के भौतिक संसाधनों के स्वामियों द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ ऊपरी ढांचा है। संक्षेप में मार्क्स के अनुसार राज्य मानव जीवन के विकास का उत्तम साधन अथवा समाज के सभी वर्गों में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने वाला है। उसके विचारों, उसके अधिकारों की रक्षा करने वाला तथा उनके कल्याण में संगठन नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य एक विशेष वर्ग की प्रभुता को बनाए रखना तथा उसे अन्य वर्ग के शोषण की खुली छूट देता है। यह वर्ग आर्थिक उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व करके सेना, पुलिस और कानूनी व्यवस्था द्वारा वर्ग के आधिपत्य को सुदृढ़ बनाता है। राज्य एक ऐसी संस्था है जो श्रमिकों के अतिरिक्त मूल्य को छीनने में पूंजीपतियों की सहायता देता है। पूंजीपतियों के हितों की रक्षा के लिए राज्य ने केवल पुलिस और सैनिक शक्ति पर बल देता है, जबकि राज्य की न्याय प्रणाली भी इसी काम में उपयुक्त होती है। अंतरिम काल में सवारा वर्ग का अधिनायकवाद। अंतरिम काल में सवारा वर्ग का अधिनायकवाद। मार्क्स के अनुसार राज्य पूंजीपति वर्ग का अंत अनिवार्य है। क्रांति द्वारा पूंजीपति वर्ग को नष्ट कर दिया जाएगा और सवारा वर्ग अधिनायक तत्व स्थापित हो जाएगा। वर्गहीन समाज की स्थापना में कुछ समय लगेगा और अंतिम काल में सवारा का शासन होगा। पूंजीवाद के अंत के बाद भी राज्य कुछ समय तक अस्तित्व में रहेगा और इस काल में सवारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित हो रहेगा। इस संक्रमण काल में राज्य की शक्ति का प्रयोग सवारा वर्ग के द्वारा पूंजीपतियों के प्रतिरोध को कुचलने तथा पूंजीवाद के अवशेषों को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। मार्क्स ये देखते हैं कि समाजवादी क्रांति के दौरान कितने विराट और कितने जटिल कार्यभार पूरे करने होंगे। शोषित वर्ग के प्रतिरोध का दमन करना, मेहनतकश जनसाधारण के व्यापकतम समूहों को सवारा के पक्ष में लाना, समाज की अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति और सामाजिक संबंधों में आमूल क्रांतिकारी पुनर्गठन करना, इस सबको ध्यान में रखते हुए मार्क्स यही अत्यंत महत्वपूर्ण निष्कर्ष का क्लासिकीय सूत्र पेश करते हैं। एक पूरे संक्रमण काल की ऐतिहासिक आवश्यकता यह है और इस काल का राज्य सवारा अधिनायक तंत्र का ही होना चाहिए। इस संक्रमण काल में हेलोवेल द्वारा प्रस्तुत रेखा के रूप में साम्यवाद को निम्नलिखित प्रस्तुत किया है। नंबर 1, हर प्रकार की जिम्मेदारी का उन्मूलन और भूमि से प्राप्त होने वाले समस्त राजस्व का सार्वजनिक लाभ के कार्यों पर खर्च किया जाना। नंबर 2, आय के साथ तेजी से बढ़ने वाला आयकर। नंबर 3, सब प्रकार के उत्तराधिकारी की समाप्ति। नंबर 4, देश छोड़कर अन्य देशों में बसने वालों की और विद्रोहियों की संपत्ति की जब्ती। नंबर 5, सरकारी पूंजी और पूर्ण अधिकार से संपन्न राष्ट्रीय बैंक द्वारा राज्य के हाथों में उधार का केंद्रीकरण। नंबर 6,
संसार और परिवहन के साधनों का राज्य के हाथों में केंद्रीकरण। नंबर 7, राज्य स्वामित्व वाले कारखानों और उत्पादन के साधनों का विस्तार एक सामान्य योजना के अनुसार बंजर भूमि की खेती के योग्य बनाना और जमीन को अधिक उपजाऊ बनाने के उपाय करना। नंबर 8, हर एक के लिए काम करना समान रूप से अनिवार्य किया जाना, विशेषकर कृषि के लिए औद्योगिक सेनाएं कायम करना। नंबर 9, खेती और उद्योग का उचित समायोजन और नगरों और गांवों में आबादी का अधिक न्यायपूर्ण वितरण। नंबर 10, निःशुल्क सार्वजनिक स्कूली शिक्षा और बच्चों से मजदूरी करवाने पर रोक। मार्क्स इस सवारा वर्ग के न्यायिक तंत्र को ही लोकतंत्र मानता था। सवारा वर्ग को अपने आप को दलित वर्ग के नाते संगठित करना और उसे शासक वर्ग की स्थिति तक उठाना है। इसके लिए सवारा को राजनीतिक दल के रूप में संगठित राजनीतिक नियंत्रण कर अपने हाथ में लेना चाहिए। मार्क्स के शब्दों में अब तक की सभी राज्य व्यवस्थाएं अल्पसंख्यकों की अथवा अल्पसंख्यकों के हितों के लिए विद्यमान रही है। सवारा वर्ग का न्यायवाद भारी बहुसंख्या की जागृति तथा स्वतंत्र व्यवस्था है और यह भारी बहुसंख्या के हितों के लिए है। अब अपने बात करते हैं राज्य संस्था का लोप होता है। राज्य जो संस्था है उसका कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति में उसका लोप होता है। सवारा के अधिनायकवाद की संक्रमणकालीन अवस्था के बाद मार्क्स का ऐसी आदर्श व्यवस्था की कल्पना करता है जिसमें राज्य का लोप होता है। यह अवस्था वर्गविहीन समाज की जिसमें राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होती। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा गया कि विकास क्रम में जब वर्गों के भेद मिट जाएंगे और सारा उत्पादन पूरे राष्ट्र के एक विशाल संबंध के हाथ में केंद्रित हो जाएगा, तब सार्वजनिक सत्ता अपना राजनीतिक स्वरूप खो देगी। एंगल्स अपने शब्दों में लिखते हैं, राज्य का अंत नहीं किया जा सकता, उसका लोप किया जा सकता है। मार्क्स के शब्दों में पुरानी बजुआ समाज तथा उसके वर्गों और वर्ग विरोधों के स्थान पर हम एक ऐसे समाज की स्थापना करेंगे जिसमें प्रत्येक का स्वतंत्र विकास, सभी के स्वतंत्र विकास की आवश्यक शर्तें होंगी। मार्क्स ने उस राज्य की कल्पना की थी जब राज्य की जरूरत नहीं रह जाएगी। जैसे फूल सूख कर सड़ जाता है, इसी तरह राज्य की व्यवस्था वृक्ष मुरझाकर समाप्त हो जाएगा। दमन करने वाली सारी एजेंसियां भी खत्म हो जाएंगी। मानव पूर्णतः मुक्त हो जाएगा, अपना मालिक खुद होगा। मार्क्स राज्य के लुप्त होने संबंधी विचारों को एंगल्स अपने शब्दों में लिखते हैं कि वह युग आने वाला है जब राज्य संग्रहालयों में रखी जाने वाली योग्य प्राचीन वस्तुओं, चरखे या कांसी के टुकड़े कुल्हाड़े की भांति अतीतकालीन की वस्तु बन जाएगी। राज्य सिद्धांत की आलोचना। कार्ल मार्क्स के राज्य सिद्धांत की आलोचना। मार्क्स के राज्य सिद्धांत से स्पष्ट होता है कि राज्य वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के साथ गहरा संबंध रखता है। राज्य सदैव मजदूरों का शोषण करता है। राज्य का आधार पार्श्विक शक्ति है, अतः इसका अंत भी क्रांति से ही हो सकता है। राज्य का प्रधान कार्य विशेष वर्ग के हितों को शक्ति द्वारा सुरक्षित बनाना है, अतः इस वर्ग को क्षति पहुंचाने
वाले सभी कार्यों का दमन करता है। आलोचकों के अनुसार मार्क्स के राज्य सिद्धांत में कई दोष हैं। साम्यवादी मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य के अधिक पूर्ण और अधिक सच्चे स्वरूप की अपेक्षा करते हुए केवल इस राज्य का अध्ययन करता है। इस सिद्धांत में निम्नलिखित तत्वों की आलोचना की गई है, जिसमें सर्वप्रथम है राज्य मानव की भलाई करने वाली संस्था है। राज्य मानव की भलाई करने वाली संस्था है। राज्य को मानव की भलाई करने वाली एक संस्था माना जाता है। मार्क्स राज्य को शोषण करने वाली संस्था कहता है, जबकि यह देखा गया है कि राज्य तो सेवा और भलाई करने वाला संगठन है। राज्य का प्रधान कार्य व्यक्ति के उत्तम जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न करता है। जैसा व्यक्तिवादी विचारक पैसेंजर ने लिखा है कि राज्य दृष्टि से राज्य की उपयोगिता मानता है। नंबर 2, राज्य एक लोक कल्याणकारी संस्था है। मार्क्स राज्य को सवारा वर्ग का शत्रु बताता है। उसने कहा है कि राज्य द्वारा पूंजीपति वर्ग श्रमिकों का शोषण करती है, किंतु वस्तुस्थिति इससे भिन्न है। पिछले लगभग 60 वर्षों के विश्व के सभी राज्यों द्वारा कल्याणकारी राज्य का विचार स्वीकार किया गया है और अमेरिका समेत पश्चिमी यूरोप के सभी देशों में श्रमिकों के हितों में सैकड़ों कानूनों का निर्माण किया गया है। पूंजीवाद का गढ़ समझे जाने वाले देशों में भी राज्य ने बेकारी, बीमारी, बुढ़ापे के बारे में विभिन्न योजनाओं के द्वारा श्रमिक वर्ग की समस्याओं को हल करने का प्रयत्न किया है। आज तो राज्य श्रमिकों के शोषण के यंत्र के रूप में नहीं, अपितु लोक कल्याणकारी उपकरण के रूप में कार्य करता है। नंबर 3, शांतिपूर्वक मार्क्स के अनुसार बिना क्रांति और हिंसा के पूंजीवादी राज्य में परिवर्तन संभव नहीं है। समाज की स्थापना के लिए पूंजीवादी राज्य के विनाश का एकमात्र साधन हिंसा है, जबकि वस्तुतः इंग्लैंड, अमेरिका और भारत जैसे देशों में शांतिपूर्वक और वैध साधनों से पूंजीवादी राज्य का समाजवादी राज्य में रूपांतरण के सफल प्रयत्न हुए। बाद में कानून बनाकर राजाओं के विशेषाधिकार तथा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया है। नंबर 4, राज्य का लोक मात्र कल्पना। कार्ल मार्क्स राज्य विहीन समाज की कल्पना करता है। वह कहता है, धीरे धीरे राज्य की व्यवस्था सत्यमेव
समाप्त हो जाएगी। जिस प्रकार एक फूल अपने पूर्ण विकास के बाद सत्यमेव मुरझा जाता है, उसी प्रकार अंत में राज्य रूपी फूल की पंखुड़ियां कुल्हाकर गिर जाएंगी और इस संस्था का लोप हो जाएगा। किंतु आलोचकों के अनुसार मार्क्स की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध नहीं हुई। रूस की क्रांति को 75 वर्ष बीत चुके हैं, किंतु राज्य का लोप नहीं हुआ है। गोर्बाचोव के सत्ता में आने के बाद तो सोवियत संघ पूंजीवादी लोकतंत्र के मार्ग पर चल पड़ा। साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। समाजवादी शब्द को यूएसएआर ने नाम निकाल दिया गया और तो खुली प्रतियोगिता अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिए जाने वाला सोवियत संघ के विघटन के साथ वहाँ साम्यवाद को भी दफन कर दिया गया।